वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एल्गी दैट इज उडोगोनियम के बारे में। लास्ट वीडियोस में हमें एल्गी के बारे में, एल्गी की रिप्रोडक्शन एंड कुछ एल्गी जैसे कि नोस्टो के बारे में एंड इसके अलावा हमने वोल्वॉक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। उन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं उडोगोनियम के बारे में। ओडोगोनियम की अगर हम सबसे फर्स्ट सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करेंगे, क्या इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन होती है? सब डिवीजन इसकी एल्गी और शवाल होगी। क्लास इसकी क्लोरोफाइसी, ऑर्डर उडोगोनी गोनियल्स होगा, फैमिली उडोगोनियसी होगी एंड जीनस इसका उडोगोनियम होगा। तो ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन होती है। इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर के बाद इसके बाद हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे एंड इसके अलावा यहाँ पे कैप फॉर्मेशन कैसे होती है ओडोगोनियम के अंदर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्राकृतिक वास यानी इसकी अक्रेंस क्या होती है ओडोगोनियम की। ये सामान्य रूप से तालाबों, पोखरों व शुद्ध जल यानी फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली शैवाल है, जो प्राय किसी आधार पर रहती है। ठीक है, किसी भी आधार पे ये रहेगी, किसी बेस पे ये रहेगी, या फिर हम बोल सकते हैं सबट्रैक्टम के ऊपर रहेगी। तालाबों व पोखरों के शुद्ध जल में यानी फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाने वाली एल्गी होती है उडोगोनियम। ये प्राय पानी के पाए जाने वाले अन्य बड़े पौधों के तनों, पत्ती, वृंत यानी पिटियोल आदि के ऊपर एपीफाइट के रूप में पाई जाती है। यानी दूसरे प्लांट के ऊपर रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको एपीफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, एपी मीन्स ऊपर और फाइट मीन्स प्लांट। तो एपीफाइट यानी दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहते हैं। तो ये ओडोगोनियम क्या है, कुछ अन्य बड़े पौधे जो होते हैं उनके तने या फिर उनका जो पिटियोल होता है या फिर पत्ती होती है उनके ऊपर एपीफाइट के रूप में पाई जाती है। इसके बाद इसकी संरचना या फिर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा उडोगोनियम का। उडोगोनियम का पौधा लंबा, अशाखीय और सूत्रवत होता है। ठीक है, लॉन्ग फिलामेंटस अनब्रांच टाइप का इसका पौधा होता है। इसके आधार कोशिका यानी कि जो बेसल सेल होगी, ठीक है, बेसल सेल में पर्णहरित नहीं होता है। इन बेसल सेल में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं दिखेगा तथा इसे आधार कोशिका यानी कि होल्ड फास्ट बोलते हैं। ठीक है, जो इसका ये वाला है नीचे वाला, इसको होल्ड फास्ट बोला जाता है। ठीक है, बेसल सेल से मिलके बना होगा, इसके अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होंगे और इसको होल्ड फास्ट बोलते हैं। और ये नीचे से एक फ्लैटेंड डिस्क के अंदर एंड होता है। इसके अग्र कोशा यानी कि एपिकल सेल कुछ गोलाकार होती है और बाकी मध्य कोशा यानी इंटरकैलरी सेल चतुर्भुजाकार होती है यानी कि रेक्टेंगल होती है। ये वाली जो है एपिकल वाली जो सेल है, अगर कोशा है, वो कैसी होती है, थोड़ी सी ऐसे गोलाकार होती है। बाकी सारी कैसी होती है, बाकी रेक्टेंगुलर शेप में होती है। ये लंबाई में चौड़ाई में अधिक होती है और तथा इन कोशाओं पर इनकी विशेष प्रकार की कोशा पाई जाती है जिन्हें कैप सेल कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये एपिकल कैप्स यानी कि कैप सेल भी यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे इस एक सिंगल सेल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये इसके अंदर कैप हो गई, इसकी सेल वॉल हो गई, न्यूक्लियस होगा, पायरेनोइड हो गया एंड क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। तो उडोगोनियम का पौधा एक लंबा, अशाखीय एवं सूत्रवत होता है, जिसकी बेसल सेल जो होती है वो पर्णहरित होती है और इसे आधार कोशा या फिर होल्ड फास्ट कहते हैं। इसका जो एपिकल सेल है, अग्र कोशा है, वो गोलाकार होती है और जो इंटरकैलरी सेल है, जो मध्य कोशाएं हैं, वो चतुर्भुजाकार होती है। लंबाई में ये लंबाई में चौड़ाई से अधिक होती है, लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है तथा इन कोशाओं पर विशेष प्रकार की कोशाएं पाई जाती है जिन्हें क्या बोला जाता है, कैप सेल बोला जाता है। ठीक है, इनके ऊपर कैप सेल यहाँ पे पाई जाती है। सूत्र की प्रत्येक कोशा में तीन सतह यानी कि 3 लेड वाली कोशा भित्ति बनी होती है। ये जो हमने सेल वॉल की बात करी है, ये सेल वॉल जो है वो 3 लेयर की बनी होती है। ठीक है, कैसी होती है, ये 3 सतह की बनी होती है। इसके बाहर काइटिन और मध्य में पैक्टिन तथा अंदर में सेलुलोज होता है। ठीक है, सबसे बाहर जैसे 3 लेयर की बनी होगी, सबसे बाहर क्या होगा, यहाँ पे सबसे बाहर यहाँ पे काइटिन की लेयर होगी। काइटिन के बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगी, बीच वाली ये होगी पेक्टिन की लेयर एंड इसके बाद सबसे अंदर वाली जो होगी वो होगी सेल्यूलोज की लेयर।
तो इस वे में क्या है, 3 लेयर्ड वॉल या फिर कोशाभित्ति बनाती है। सबसे बाहर वाली काइटिन की बनी होती है, सबसे अंदर वाली सेलुलोज की एंड बीच वाली पैक्टिन की बनी होती है। कोशा के अंदर प्ररस में कोशारस यानी कि इसका जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें कोशारस एक नाभिक बड़ी रसधानी यानी वेक्यूल, ठीक है, न्यूक्लियस होगा और इसके अलावा न्यूक्लियस होगा इसके अंदर, एंड इसके अंदर और क्या होगा, यहाँ पे बड़ी रसधानी वेक्यूल होंगे, जल्लिकावत क्लोरोप्लास्ट यानी रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एंड पायरेनोइड भी यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर एक सेल के अंदर पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में बहुत से पायरेनोइड भी पाए जाते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे पायरेनोइड भी यहाँ पे पाए जाएंगे। तो एक फिलामेंट की जो एक कोशिका है, कोशिका 3 लेयर की बनी होती है, ठीक है। इसी कोशिका भित्ति 3 लेयर की बनी होती है, काइटिन, पैक्टिन एंड सेलुलोज। एंड इसके अलावा इसके अंदर वैक्यूल होता है, नाभिक होता है, क्लोरोप्लास्ट जो कि रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट होता है, और इसमें बहुत से पायरेनोइड भी पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है वृद्धि या कोशा विभाजन या फिर कैप निर्माण, ठीक है। ग्रोथ, सेल डिवीजन या फिर कैप फॉर्मेशन। इनके अंदर ग्रोथ जो है या फिर सेल डिवीजन है वो कैप फॉर्मेशन के थ्रू होती है, ठीक है। तो ये कैप कैसे बनती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एक सीधा क्वेश्चन आ जाता है कई बार इसके ऊपर कि कैप फॉर्मेशन कैसे होती है, या फिर उडोगोनियम के अंदर सेल डिवीजन कैसे होती है। तो इसमें कोशा विभाजन विशेष प्रकार की मध्य कोशा यानी इंटरकैलरी सेल में होता है। जो इंटरकैलरी सेल है हमने देखा था, एक बेसल सेल होती है, एपिकल सेल होती है, और जो मध्य में बच गई है मध्य कोशा यानी कि उनको इंटरकैलरी सेल बोला जाता है। तो इस प्रकार का जो विभाजन है वो इन मध्य यानी इंटरकैलरी सेल्स के अंदर पाया जाता है। इसमें पहले नाभिक कोशा के ऊपर ओर की बढ़ता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ये जो नाभिक है वो कोशा के अंदर ऊपर की ओर जाएगा, फिर साधारण विभाजन यानी सिंपल डिवीजन द्वारा 2 पदों में विभक्त हो जाएगा। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 के अंदर ये क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा, ठीक है, 2 डॉटर न्यूक्लियस बना लेगा। इसी बीच में ऊपरी पट यानी कि जो सेप्टम होगा, ठीक है, ये जो सेप्टम है, ये वाली जो लेयर है, सेप्टम के नीचे एक हेमीसेलुलोज की वलय यानी रिंग बन जाती है, ठीक है। इसके नीचे क्या होगा, एक हेमीसेलुलोज की रिंग बन जाएगी। नाभिक के विभाजन में एक ट्रांसवर्स सेप्टा बनने लगता है। अब जब ये विभाजन हुआ था तो ये यहाँ पे एक ट्रांसवर्स सेप्टा भी बनना स्टार्ट हो जाएगा, तथा कोशाभित्ति टूटकर रप्चर होकर एक गोलाकार छल्ले के रूप में हो जाती है, ठीक है। कोशाभित्ति यानी जो सेल वॉल थी ये टूटने लग जाएगी, ये छल्ले के आकार में हो जाएगी, और ये एक सेप्टम यहाँ पे बन जाएगा। टूटी हुई यानी रप्चर्ड कोशाभित्ति खिंचती है, स्ट्रेच होती है, और जिससे 2 कोशाएं बन जाती है, ठीक है। जब स्ट्रेच होगी तो 2 कोशाएं बन जाएगी था, ऊपरी भाग एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो उसका जो ऊपर वाला भाग है ये ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को कैप बोला जाता है। इस प्रकार का विभाजन चलता रहता है, ठीक है, और इस वे में इसकी ग्रोथ चलती रहती है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ये मध्य कोशाओं के अंदर होगा। सबसे फर्स्ट स्टेप में नाभिक कोशा के ऊपर की ओर बढ़ता है, फिर सिंपल डिवीजन करेगा और 2 डॉटर न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद जो इसका ऊपरी सेप्टम है उसके नीचे हेम्यूसेलुलोज की रिंग बननी स्टार्ट हो जाएगी, और नाभिक जो विभाजित हुआ था वहां पे एक ट्रांसवर्स सेप्टा बनने लग जाएगा। इसके बाद कोशाभित्ति टूटकर गोल छल्ले के रूप में आ जाती है, और टूटी हुई कोशाभित्ति खिंचती है, स्ट्रेच होती है, जिससे 2 कोशाएं बन जाती है। ऊपर का जो इसका भाग होगा, ऊपर वाला भाग एक रिंग लाइक नजर आएगा, या फिर हम बोल सकते हैं कैप लाइक नजर आएगा, और इसी को कैप बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रकार ये विभाजन चलता रहता है, इसके अंदर ग्रोथ चलती रहती है, और ये कैप की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन कैसे होती है उडोगोनियम के अंदर। ये तीनों ही मेथड से होता है, वर्धी भी, अलिंगी भी और लिंगी भी, ठीक है। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तीनों ही टाइप से उडोगोनियम के अंदर रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अगर सबसे फर्स्ट हम बात करें वर्धी प्रजनन कैसे होता है उडोगोनियम के अंदर, यह प्राय विखंडन यानी फ्रेगमेंटेशन की क्रिया से होता है,
और इसमें क्या होगा, जो तंतु होता है, फिलामेंट होता है अथवा अधिक खंडों में ये क्या हो जाता है, फिलामेंट दो या फिर इससे दो से ज्यादा खंडों में टूटकर विभाजित हो जाता है, टूट जाता है, जिससे जिस फिर क्या होगा, जो प्रत्येक खंड विभाजित हुआ है उसके उसके अंदर ग्रोथ होगी और ये नए तंतु का निर्माण कर लेगा। जैसे कि ये ओडोगोनियम का फिलामेंट था, ये यहाँ से ब्रेक हुआ, ये यहाँ से ब्रेक हो गया, और रिजल्ट में क्या हुआ, यहाँ पे ये 3 छोटे छोटे फ्रैगमेंट बन गए। अब 3 छोटे छोटे फ्रैगमेंट क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, वृद्धि करेंगे, जिसकी वजह से ये अगेन कैसे हो जाएंगे, ये बड़े फिलामेंट, ये तीनों के तीन ये बड़े फिलामेंट फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो इस वे में इसके अंदर क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है बाय फ्रेगमेंटेशन और विखंडन के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एलैगिंग जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा ओडोगोनियम के अंदर, ये सबसे फर्स्ट मेथड इसके अंदर होता है चल जन्यु द्वारा, यानी कि जूस पोर्स के द्वारा। इस प्रकार का प्रजनन प्राय अनुकूल परिस्थितियां यानी कि फेवरेबल कंडीशंस के अंदर होता है। तो जब कंडीशंस फेवरेबल चल रही होती है उस टाइम पे जूस पोर्स के थ्रू ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इसमें फिलामेंट की कुछ कोशाएं बहुपक्षमी चलन जलनु मल्टीफ्लैजिलेट जूस पोर्स का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये सेल थी एक, ठीक है, इसके अंदर ये बनना स्टार्ट हुआ और बनने के बाद ये जो जूस पोर है यहाँ से निकल रहा है एक वेसिकल के थ्रू। निकलने के बाद ये निकल गया है और ये मल्टीफ्लैजिलेटेड होता है, ये एक जूस पोर हो गया। ठीक है, फिर ये जर्मिनेटिंग जूस पोर है। तो ये जूस पोर क्या करता है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसमें तंतु यानी फिलामेंट की कोई भी कोशा यानी कि सेल जूस स्प्रिंजिन की भांति क्रिया करता है। ठीक है, जैसे कि ये एक सेल हो गई, ठीक है, यानी फिलामेंट की ये एक सेल होगी और ये सेल कैसे है, ये सेल जूस स्पोरेंजियम की तरह एक्ट करती है। ये सेल जूस स्पोरेंजियम की तरह एक्ट करेगी, जूस स्पोरेंजियम के अंदर जूस स्पोर बनेंगे, तो ये जूस स्पोर जो है ये बनेगा और ये फिर बाहर निकल जाएगा। जूस स्प्रिंजियम सेल का कंटेंट कोशा भित्ति सेल वॉल के बीच में एक हाईलाइन रीजन बन जाता है। ठीक है, ये जो है ये इससे दूर हटने लग जाता है, ये हाईलाइन रीजन बना लेता है। इस हाईलाइन रीजन के तट पर ब्लीफेरोप्लास्ट ग्रेन्यूल की एक रिंग बन जाती है। ठीक है, इसके तट पर एक ब्लीफेरोप्लास्ट की रिंग बन जाएगी। एक ब्लीफेरोप्लास्ट ग्रेन्यूल एक पक्षम यानी कि फ्लैजेला को उत्पन्न करता है। अब ये जो यहाँ पे ग्रैन्यूल बना था, ये ग्रैन्यूल क्या करेगा, यहाँ पे एक फ्लैजेलम को उत्पन्न करेगा। फ्लैजेलम बनने के बाद जूस स्प्रिंजियम की सेल वॉल फट जाएगी। ठीक है, ये सेल वॉल यहाँ से ये जैसे कि ये फट गई है और चल जन्यु ने जूस पोर जो है वो क्या हो गई, यहाँ से मुक्त हो गए हैं, ये फ्री हो गए हैं, लिबरेट हो गई है। स्टैन के अनुसार ये जो स्पोर इम्बाइबिशनल फोर्स के द्वारा मुक्त होते हैं। ठीक है, इम्बाइबिशनल फोर्स लगता है और उसके द्वारा ये फट जाती है इसकी वॉल और ये बाहर निकल जाते हैं तथा इस अवस्था में जो स्पोर एक पुट्टिका यानी कि वेसिकल में बंद रहते हैं। ठीक है, ये एक वेसिकल के अंदर ही क्या रहेंगे, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें इस डायग्राम के अंदर ये इसके बाहर एक वेसिकल हमें नजर आ रहा है। ठीक है, इसके बाहर ये वेसिकल है, तो ये वेसिकल में बंद रहते हैं पहले तो, फिर ये वेसिकल से क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। यह वेसिकल धीरे धीरे लोप हो जाता है। ठीक है, ये जो वेसिकल है धीरे धीरे लोप हो जाएगा और पुट्टिका यानी वेसिकल प्राय श्लेष्मिक पदार्थ यानी म्यूसिलेजिनस मटेरियल का बना होता है। प्रत्येक चलजन्यु जूस्पोर यूनि न्यूक्लिएट यानी कि एक केंद्र की बहुपक्षम यानी कि मल्टीफ्लेजिलेट गोलीय स्फेरिकल तथा नासपति के रूप का होता है। इसके अग्रभाग पर एक रंगहीन बीक के समान रचना होती है। ठीक है, अग्रभाग जो होगा रंगहीन बीक के समान रचना होगी। ये स्वतंत्र होने पर पानी में तैरने लगते हैं तथा कुछ समय पश्चात उचित आधार यानी सबट्रैक्टम मिलने पर उसके ऊपर क्या हो जाएंगे, उसके ऊपर पॉइंटेड एंड से चिपक जाते हैं तथा इसका कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है, जिसके फलस्वरूप नया ओडोगोनियम का फिलामेंट बन जाता है। तो इस वे में जूस स्प्रेंजियम के थ्रू या फिर हम बोल सकते हैं चल जन्यु के थ्रू या फिर जूस स्पोर्स के थ्रू इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेकेंड मेथड की अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये एकाइनिड्स के द्वारा होता है। एकाइनिड्स के द्वारा कैसे होगा, इस प्रकार का एलेगिंग प्रजनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्राय प्रतिकूल अवस्थाओं में होता है। जैसे कि यहाँ पे जूस पोर जो है वो हमने देखा था वो अनुकूल परिस्थितियों में बने थे, ये कब बनते हैं, प्रतिकूल यानी अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर, अनफेवरेबल अवस्थाओं के अंदर ये बनेंगे।
इसमें उडोगोनियम के तंतु की कुछ कोशिकाएं मिसैज भोजन संग्रह के रूप में संग्रह के फलस्वरूप गोल बीजाणु रूप यानी स्पोर लाइक संरचनाओं का निर्माण कर लेती, जिन्हें निश्चेष्टा बीजाणु या फिर कि एकाइनिट्स बोलते। अब कुछ सेल्स जो होंगी फिलामेंट की, वो क्या कर लेंगी, अपने अंदर भोजन का संग्रहण कर लेगी, भोजन स्टोर कर लेगी, जिसकी वजह से ये गोल बीजाणु की स्पोर लाइक बन जाएंगी, स्पोर लाइक संरचनाओं का निर्माण कर लेगी। इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को एकाइनिट्स बोला जाता है। ये जैसे कि ये एकाइनिट यहाँ पे बन गई है। इनमें दीर्घकाल तक प्रतिकूल परिस्थितियों यानी कि अनफेवरेबल कंडीशंस को के अंदर जीवित रखने की क्षमता होती है तथा अनुकूल परिस्थितियों के पुनः आने पर यह वृद्धि करके फिर से नवीन तंतुओं यानी कि फिलामेंट न्यू फिलामेंट्स का निर्माण कर लेती है। अनफेवरेबल कंडीशंस के लिए इनके पास फूड भी है, तो उस कंडीशन के अंदर ये सर्वाइव करेगी, लेकिन जैसे ही वहां पे कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगी, अनुकूल हो जाएंगी, तो ये क्या कर देंगी, नई तंतुओं का या फिर नई फिलामेंट्स का निर्माण करना स्टार्ट कर देंगी। तो इस वे में क्या होता है, इस वे में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है उडोगोनियम के अंदर। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ी सी इसकी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि इसके अंदर दो टाइप से होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उडोगोनियम के अंदर यह विषम युग्मक यानी कि उगैमस टाइप का होता है, उगैमस प्रकार का होता है। इसमें जनन अंग पुधानी यानी एंथ्रीडियम एंड अंगधानी, ठीक है, उगोनियम के अंदर उगोनियम होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसमें जनन जो है अंग पुधानी यानी एंथ्रीडियम और उगोनियम होते हैं। पौधे मोनोसियस अथवा डायोसियस दोनों प्रकार के होते हैं, मोनोसियस भी हो सकते हैं और डायोसियस भी हो सकते हैं। लैंगिक प्रजनन के आधार पर उडोगोनियम की विभिन्न जातियों दो समूह में विभाजित किया जाता है। एक होता है यहाँ पे मैक्रेंडस प्रजातियां, मैक्रेंडस टाइप, और एक होता है नेनेंडस टाइप। ठीक है, तो दो प्रजातियां होती हैं इनकी, मैक्रेंडस और नेनेंडस। अब इन दोनों के अंदर ही हम अलग अलग टाइप से देखेंगे कि कैसे इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे मैक्रेंडस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उडोगोनियम के, ठीक है, उडोगोनियम के मैक्रेंडस टाइप्स की जातियों में नर जननांग अथवा पुधानिया यानी कि एंथ्रीडिया सामान्य आकार वाले तंतु की कोशा सेल पर बनते। ये फर्क होता है इनके अंदर कि इसके अंदर क्या होगा, जो नर जननांग होंगे यानी कि जो मेल सेक्स ऑर्गन होंगे यानी कि एंथ्रीडिया होगा, वो समान आकार वाले फिलामेंट के कोशा के ऊपर ही बनते हैं। ये जातियां एक लिंगाश्रयी यानी कि एंथ्रीडिया अथवा उभय लिंगाश्रयी यानी मोनोशियस प्रकार की हो सकती है। तो ये कैसी हो सकती है, या तो ये डायोसियस हो सकती है या तो ये मोनोसियस हो सकती है। इसमें पुधानी अवधि एपिकल या फिर मध्यिया यानी कि इंटर कैलरी मध्य या फिर इंटर कैलरी होते हैं तथा ये वेजिटेटिव सेल के लगातार विभाजन से बनती है। जो वेजिटेटिव सेल्स हैं, ये वेजिटेटिव सेल्स हैं, ये वेजिटेटिव सेल जब लगातार विभाजन करती रहेंगी, ठीक है, तो ये क्या बना देगी, ये बना देगी यहाँ पे एंथ्रीडिया यानी कि पूधानी ये बना देंगी। कोशा विभाजन के ऊपरी कोशा निचली कोशा की अपेक्षा छोटी होती है। जो इसकी ऊपर वाली कोशाएं होंगी वो क्या होती है, ऊपरी कोशा निचली कोशाओं की अपेक्षा छोटी होती है तथा ऊपरी छोटी कोशा में ही एंथ्रीडियम बनते हैं। ऊपर वाली छोटी होगी और छोटी कोशा के अंदर, देखो ये छोटी है और छोटी कोशा के अंदर ही क्या बन रही है, छोटी कोशा के अंदर ही एंथ्रीडियम बनती है। नीचे की कोशा को अनेक बार विभाजन होने से एंथ्रीडियम की संख्या 2 से 40 तक हो सकती है। ठीक है, एंथ्रीडियम की संख्या क्या हो जाएगी, अब 2 से 40 तक हो जाएगी। एंथ्रीडियम की अंत वस्तुओं का विभाजन होकर यानी कि इसके अंदर जो मटेरियल है, जो इस एंथ्रीडियम के अंदर है, उसके अंदर जो यहाँ पे मटेरियल है उसका विभाजन होकर दो शुक्र यानी कि स्पर्म्स या फिर मेल गैमिट बन जाते हैं, जो कि साइड बाय स्थिर रहते हैं। ठीक है, ऐसे ये दो के अंदर ये डिवाइड हो जाते हैं, जो कि ये एक दूसरे के साइड में होते हैं। कभी कभी एंथ्रीडियम में एक स्पर्म बनता है और इन स्पर्म की रचना चल जन्यु यानी कि जूस स्पोर्ट्स के समान ही होती है, केवल ये साइज में छोटे होते हैं। देखो ऐसे ही होती है, उसके अंदर भी ऐसे यहाँ पे मल्टीफ्लेजला निकलते थे, कलरलेस रीजन है, ठीक है, और न्यूक्लियस हो गया। तो वैसे ही इसके अंदर भी ये स्पर्म जो है या फिर एंथ्रोजोइड्स जो बनेंगे वो कैसे होंगे, यहाँ पे वो इसी जूस स्पोर्स जैसे ही होते हैं रचना के अंदर, लेकिन साइज में छोटे होते हैं।
भूधानी यानी एंथ्रीडियम के फटने पर, ये एंथ्रीडियम जब फट जाएगी तो ये स्पर्म जो है मुक्त होकर पानी में तैरने लगते हैं। मादा जननांग अथवा अंडधानियां भी तंतु फिलामेंट में एपिकल या फिर इंटरकैलरी हो सकती है। ठीक है, ये भी कैसी हो सकती है, या तो ये एपिकल हो सकती है या तो ये मध्य यानी कि इंटरकैलरी हो सकती है। ये एक सिंगल स्पर्म है एंड लार्ज ये लिबरेटिंग स्पर्म्स है एंड ये मैक्रेंडस टाइप का जूस्पोर है। प्राय सामान्य कायिक कोशिका यानी कि वेजिटेटिव सेल्स अंडधानी मातृ कोशा यानी कि oogonal मदर सेल की भांति कार्य करने लगती है। हमने देख लिया कि कैसे एंथ्रीडियम या फिर स्पर्म्स बनती है। अब कैसे oogonal मदर सेल से oogoनियम या फिर एग बनेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो वेजिटेटिव सेल्स है वो ही oogonal मदर सेल की तरह मदर सेल की भांति कार्य करने लगती है। इसमें विभाजन के फलस्वरूप ऊपर वाली oogoनियम का निर्माण करती तथा नीचे वाली सपोर्टिंग या फिर सफल ट्री यानी कि इसको नीचे वाली जो होगी सपोर्टिंग सेल कहलाती है, या फिर सफल्टरी सेल्स इनको बोलते हैं। अंडधानी आकृति में गोल और आकार या फिर साइज में बड़ी होती है। इसमें केवल एक ही ओवम या फिर अंड होता है। निषेचन जब होगा इसके अंदर, ठीक है, ये क्या होगा, जैसे कि ये ओगोनियम हो गया, ये नीचे वाली इसकी सेल होगी सफल्टरी सेल्स यानी कि सपोर्टिंग सेल्स होगी, और ये इसके अंदर एक रिसेप्टिव स्पोर्ट होता है जिसके ऊपर आके क्या होगी, स्पर्म जो है रिसेप्ट होगी एंड इसके अंदर फ्यूजन होगा। ये एग हो गया, ये इसके अंदर पोर होगा जिसके थ्रू स्पर्म एंटर करेगी। ये कैप सेल्स होती है इसके अंदर। तो जो फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के समय oogoनियम की भित्ति एक और ग्राही यानी कि रिसेप्टिव स्पोर्ट होता है इसके अंदर जन्म ले लेता है, और इसी स्थान पर ही कुछ समय पश्चात एक छिद्र यानी अपर्चर बन जाता है जिसमें से स्पर्म या फिर एंथ्रोजोइड प्रविष्ट करता है। ठीक है, इससे प्रवेश करेगा एंथ्रोजोइड। तो इस वे में यहाँ पे क्या होता है, रिप्रोडक्शन हो, इस वे में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये 2NO स्पोर यहाँ पे बन जाता है। तो ये हमने देख लिया कि कैसे मैकरेंडस टाइप के अंदर होता है। अब अगर हम बात करें नेनेंड्रस टाइप की, नेनेंड्रस टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, इसमें ऊडोगोनियम की नेनेंड्रस टाइप जो होते हैं वो जातियों में नर जननांग यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अथवा एंथ्रीडिया सामान्य तंतु फिलामेंट पर जन्म न लेकर विशेष प्रकार के पूर्व मानव यानी ड्वार्फ मेल पर जन्म लेते हैं और इन्हें नेनेंड्रिया बोला जाता है। उसके अंदर क्या था, मैक्रेंडस के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे या फिर एंथ्रीडिया थे, वो समान आकार के जो तंतु थे, फिलामेंट थे, उनके ऊपर ही उत्पन्न हो रहे थे, उनके ऊपर ही प्रोड्यूस हो रहे थे। इसके अंदर फर्क क्या होता है, नैनेंड्रस यानी कि स्मॉल टाइप के होंगे, तो इसके अंदर एक ड्वार्फ मेल होता है और उस ड्वार्फ मेल के ऊपर क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि ये नैनेंड्रियम या फिर ड्वार्फ मेल होगा और इस ड्वार्फ मेल के ऊपर यहाँ पे क्या बनेगा, एंथ्रीडियम बनेगा। नेनेंड्रिया और ड्वार्फ मेल का जन्म पुंबी जाणुओं यानी एंड्रोस्पोर्स से होता है जो विशिष्ट कोशिकाओं यानी कि स्पेशलाइज्ड सेल्स के भीतर जन्म लेते हैं जिन्हें एंड्रोस्पोरेंजियम बोला जाता है। ठीक है, एंड्रोस्पोरेंजियम होंगे, एंड्रोस्पोरेंजियम के अंदर एंड्रोस्पोर्स जन्म लेंगे और उन एंड्रोस्पोर्स से यहाँ पे क्या होगा, नेनेंड्रिया और ड्वार्फ मेल यहाँ पे बनेगा। यदि एंड्रोस्पोरेंजियम व oogonia एक ही फिलामेंट पर जन्म लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एंड्रोस्पोरेंजियम या फिर oogonia एक ही फिलामेंट पे जन्म लेंगे। ये एक ही फिलामेंट है, इससे ये निकला है, तो ये एक ही फिलामेंट पे जन्म लेते हैं। तो ऐसी जातियों को गाइनेंड्रोस्पोर्स, ठीक है, इनको गाइनेंड्रोस्पोर्स कहते हैं। गाइनेंड्रोस्पोर्स क्या होंगे, जिनके अंदर मेल एंड फीमेल एक ही फिलामेंट के ऊपर हो। यदि एंड्रोस्प्रेंजिया और oogonia अलग अलग फिलामेंट पर जन्म लेते हैं तो जातियों को इंडियोस्पोरस बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइनेंड्रोस्पोर्स हो गया और एक यहाँ पे इंडियो एंड्रोस्पोर्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, गाइनेंड्रोस्पोर्स के अंदर जिसके अंदर एक ही फिलामेंट के अंदर मेल एंड फीमेल जन्म लेते हैं। और इंडियो एंड्रोस्पोर्स क्या हो गया, यहाँ पे इंडियो एंड्रोस्पोर्स होता है जिसके अंदर अलग अलग फिलामेंट के ऊपर, मेल अलग फिलामेंट के ऊपर होगा, फीमेल अलग फिलामेंट के ऊपर होगी। तो मेल एंड फीमेल क्या होंगे, अलग अलग फिलामेंट के ऊपर जन्म लेंगे। तो नेनेंड्रस में क्या होता है, एक यहाँ पे ड्वार्फ मेल होता है, यानी कि जो मेल या फिर एंथ्रीडियम है या फिर हम बोल सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, एंथ्रीडिया है, वो क्या होते हैं, वो ड्वार्फ मेल पर
जन्म लेते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, 2 कंडीशन हो सकती है, या तो ये क्या हो सकते हैं, गायेंड्रोस्पोर्स हो सकते हैं, या तो ये इंडियो-एंड्रोस्पोर्स हो सकते हैं। गायेंड्रोस्पोर्स कब होंगे, जब मेल एंड फीमेल एक ही फिलामेंट के ऊपर बनेंगे। और इंडियो-एंड्रोस्पोर्स कब होंगे, जब मेल एंड फीमेल अलग-अलग तंतु पर, अलग-अलग फिलामेंट पर जन्म लेंगे। एंड्रोस्पोरेंजिया फिलामेंट पर वर्ती कोशिका यानी वेजिटेटिव सेल्स द्वारा श्रृंखला के रूप में जन्म लेते हैं। ठीक है, ये श्रृंखला के रूप में जन्म लेंगे। फिर ये एंथ्रीडियल सेल, फिर ये एंथ्रीडियल सेल की भांति एंडोस्पोरेंजियम होते हैं तथा एंडोस्पोरेंजियम में स्वतंत्र होकर पानी में तैरते हैं। यहाँ से स्वतंत्र हो गए, निकल गए हैं और ये स्वतंत्र रूप से पानी में तैरेंगे। कुछ समय पश्चात ये एंड्रोस्पोर ऊगोनियल वॉल अथवा सपोर्टिंग सेल से चिपक जाते हैं। ठीक है, कुछ समय बाद क्या होंगे, ये सपोर्टिंग सेल से चिपक जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही दिखाया हुआ है, एंथ्रीडिया दिखाए हुए हैं, ये स्टोक सेल है। तो ये क्या होंगे, जो सपोर्टिंग सेल होगी उससे ये चिपक जाएंगे तथा बाद में कोशा विभाजन द्वारा 1, 3, 4 कोशा वाली रचना का निर्माण कर लेते हैं, जिसे ड्वार्फ मेल या फिर नेनेंड्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको ड्वार्फ मेल और नेनेंड्रिया ये बना लेगा। इस नेनेंड्रिया के आधार पर कोशिका बंध्या यानी कि स्ट्राइल होती है तथा 1 या 2 एंथ्रीडियल सेल्स वाली होती है, जो प्राय एपिकलरी या फिर शिखाएं स्थित रहती है। इसके अंदर क्या होती है, ये क्या होती है, यहाँ पे एंथ्रीडियम 1 या 2 एंथ्रीडियल सेल्स होती है, जो कि एपिकली स्थित रहती हैं। और ये कैसी होती हैं, ये स्ट्राइल होती हैं। ये एंथ्रीडियल सेल्स स्पर्म या फिर एंथ्रोजोइड का निर्माण करते हैं, जो पूधानी यानी एंथ्रीडियम वॉल के फटने से मुक्त होकर पानी में तैरने लगते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, स्पर्म के बाद स्पर्म को रचना यानी मैक्रेंडस टाइप की स्पर्म की रचना के समान होती है। ठीक है, स्पर्म की जो रचना है वो मैक्रेंडस टाइप के समान ही होगी। अंडधानी उगोनिया की रचना विकास भी मैक्रेंडस टाइप के समान ही होता है। ये भी, इसके अंदर भी बेसल सेल्स होंगी, उगोनियम होगा और यहाँ पे कैप सेल्स होंगी। और इसके अलावा यहाँ पे ये एग हो गया, यहाँ पे एक रिसेप्टिव सपोर्ट बनेगा, रिसेप्टिव सपोर्ट से यहाँ पे स्पर्म आएगी एंड देन ये oosphere या oospore यहाँ पे फॉर्म कर लेगा। तो इनके अंदर क्या होता है, मैक्रेंडस और नेरेंड्रस टाइप के अंदर जो एंथ्रीडियम या फिर जो एंथ्रोजोइड बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं मेल सेक्स ऑर्गन्स, वो अलग अलग उनकी डेवलपमेंट होती है, या फिर वो अलग अलग थोड़े से उनके अंदर डिफरेंस होता है, क्योंकि एक ड्वार्फ मेल की तरह होता है और एक क्या होता है, एक नॉर्मल फिलामेंट के ऊपर ग्रो करता है। बस इनके अंदर यही फर्क होता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे फीमेल की या फिर oogoनियम की रचना, उसका डेवलपमेंट वो मैक्रेंडस के समान ही होगी, जैसे उसके अंदर थी वैसे ही इसके अंदर भी होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, मैक्रेंडस और नेनेंडस की जातियां स्पर्म्स के अंडधानी के प्रवेश से उनकी फ्यूजन के फलस्वरूप होगा। ठीक है, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे क्या होगा, जो भी मेल और फीमेल गैमेट्स थे वो फ्यूज कर जाएंगे और ये क्या बना लेंगे, एक फलस्वरूप ये oospore बना लेंगे। यहाँ पे एंथ्रोजोइड या स्पर्म पानी में तैरते हुए oogoनियम के पास आ जाते हैं और उनमें से एक स्पर्म oogoनियम के रिसेप्टिव पोर द्वारा होता है तथा अंड में गलन यानी फ्यूजन करता है। द्विगुणित डिप्लॉयड युग्मजन जाइगोट का निर्माण करता है। ठीक है, मेल जो है यानी एंथ्रोजोइड जो है यानी स्पर्म्स जो है वो पानी में तैरेंगे, तैरते तैरते वो oogoनियम के पास आएंगे। oogoनियम में वहां पे रिसेप्टिव पोर होता है या फिर रिसेप्टिव स्पोर्ट होता है, जिसके थ्रू ये उसके अंदर एंटर कर जाएंगे oogoनियम के अंदर। वहां पे क्या होगा, ये एग से फ्यूजन करेंगे और ये जाइगोट, एक डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण कर लेंगे। जाइगोट कुछ समय पश्चात अपने चारों ओर 2 या 3 स्तरों वाली भित्ति का निर्माण कर लेता है। ठीक है, कुछ समय पश्चात ही ये क्या कर लेता है, 2 या 3 स्तरों वाली भित्ति का निर्माण कर लेंगे। और युग्मकन उमेजन या फिर हम बोल सकते हैं कि जो जर्मिनेशन होगी जाइगोट की, अंडधानी भित्ति यानी oogoनियल वॉल के सड़ने से जाइगोट मुक्त हो जाता है। ठीक है, जो ये बनी थी यहाँ पे भित्तियां oogoनियल वॉल थी, या फिर oogoनियल वॉल जाइगोट के बाहर 3 स्तरीय लेयर बनी है। ठीक है, 3 स्तरीय भित्ति बन गई है, लेकिन oogoनियल वॉल भी तो थी यहाँ पे। तो वो oogoनियल वॉल जो है यहाँ से उसका
वो सड़ जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं वो जो है यहाँ से डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो यहाँ पे जाइगोट था वो मुक्त हो जाएगा। और कुछ समय पश्चात ये सुप्त अवस्था यानी कि डोरमेंट स्टेज के उपरांत जाइगोट का केंद्रक यानी न्यूक्लियस अर्धसूत्रण यानी कि मियोसिस के द्वारा 4 चल बीजाणु यानी जूस्पोर्स का निर्माण कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, मेल एंड फीमेल का फ्यूजन हुआ तो जाइगोट बना। जाइगोट के बाहर 2 या 3 स्तरीय भित्ति का निर्माण हो जाएगा, और ये oogonal वॉल से यहाँ से खत्म हो जाएगी और ये फ्री हो जाएगा। फ्री होने के बाद ये डोरमेंट स्टेज के अंदर यानी कि इनएक्टिव स्टेज के अंदर चला जाएगा, और इसके पश्चात ये क्या करेगा, जो इसका जाइगोट का केंद्रक है यानी कि न्यूक्लियस है, वो मियोसिस करेगा। मियोसिस करने के बाद ये 4 बीजाणु यानी कि 4 जूस्पोर्स का निर्माण कर लेंगे। प्रत्येक जो स्पोर वेसिकल के भीतर निष्कासित होता है। वेसिकल घुल जाने के पश्चात ये जल जन्यु जो स्पोर्स कुछ देर तक पानी में तैरते रहते हैं। बाद में उचित आधार मिलने पर कोशा विभाजन और वृद्धि के फलस्वरूप ये नए पौधे को जन्म दे देते हैं। तो यहाँ तक जो अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी जू स्पोर्स ऐसे ही थे कि उनके बाहर एक वेसिकल थी, वेसिकल घुल गई थी, वो क्या हो गई थी, उसका लोप हो गया था, और तैरते तैरते एक उचित आधार यानी सबट्रैक्टम मिलने पर ये क्या करेंगे, ये उसके ऊपर चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद क्या होगा, ये कोशा विभाजन एंड हम बोल सकते हैं सेल डिवीजन और ग्रोथ की वजह से ये क्या कर लेंगे, नए फिलामेंट या फिर नए उडोगोनियम का निर्माण कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें, ये मोनोसियस मैक्रेंडस टाइप की लाइफ साइकिल है। ये यहाँ पे ग्राफिकल लाइफ साइकिल है, ये डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल है। तो सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगर हम देखें, मैक्रेंडस मोनोसियस फिलामेंट है यहाँ पे, ठीक है, एन है। इसके अंदर जूस्प्रेंजियम से जूस्पोर्स बने, इनकी जर्मिनेशन के बाद वापस से मैक्रेंडस टाइप का मोनोसियस फिलामेंट बन गया। इसके अलावा ये एंथ्रीडियम और oogonum देगा, एंथ्रोजोइड बनाएगा, oogonum एग बनाएगा, सिनगैमी होगी यानी कि फ्यूजन होगा। फ्यूजन के बाद जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट के बाद मियोसिस होगी, मियोसिस होने के बाद अगेन जो मियोस्पोर्स बनेंगे यानी कि जूस्पोर्स बनेंगे, जूस्पोर्स के बाद जर्मिनेशन होगी और ये मैक्रेंडस टाइप का मोनोसियस फिलामेंट बना लेंगे। इसके अलावा अगर हम डायग्रामेटिक में देखें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या था, यहाँ पे ये फिलामेंट था, जूस्प्रेंजियम बनी, जूस्प्रेंजियम से जूस्पोर लिबरेट हुए, जूस्पोर बन गया, जूस्पोर्स की जर्मिनेशन हुई, वापस से फिलामेंट बन गया। और अगर हम बात करें यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये ओवम बना इससे, और इसके अलावा यहाँ पे जो है एंथ्रोजोइड लिबरेट हुए, लिबरेट होने के बाद इनका फ्यूजन हुआ तो ये ऊस्पोर बन गया, रीडिवीजन होके ये जूस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, 4 जूस्पोर्स की। ये जूस्पोर्स के बाहर वेसिकल है, वेसिकल का लोप होने के बाद ये जूस्पोर्स फ्री हो गए, फ्री होने के बाद इनकी जर्मिनेशन हुई और इन्होंने भी अपना अलग अलग एक नया फिलामेंट बना लिया। तो ये मैक्रेंडस टाइप की स्पीसीज के अंदर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें नेनेंड्रस टाइप की, ठीक है, नेनेंड्रस टाइप के अंदर कैसे होगा, तो इसके अंदर नेनेंड्रस टाइप के अंदर हमने देखा था कि 2 कंडीशन होती है। एक होती है गायनेंड्रो स्पीसीज जिसके अंदर मेल एंड फीमेल एक ही फिलामेंट के ऊपर होगा, एंड इसके अंदर मेल अलग पे होगा एंड फीमेल अलग पे होगा। इनके अंदर क्या होगा, अलग अलग फिलामेंट के ऊपर होगा, इंडियो एंड्रोस्पोरस के अंदर। तो सबसे पहले हम गायनेंड्रोस्पोरस की बात करते हैं। इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पता है, जो स्प्रेंजियम से जूस्पोर्स बने, जूस्पोर्स का जर्मिनेशन होकर वापस से नेनेंड्रस टाइप की गायनेंड्रस स्पीसीज बन गई। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे फिलामेंट हुआ है, फीमेल फिलामेंट है, इससे oogonum बन गया, एग बन गया, और इधर साइड से एंड्रोस्प्रेंजियम बना, एंड्रोस्पोर्स बने इससे, फिर उनकी जर्मिनेशन हुई, फिर नेनेंड्रियम बना, फिर नेनेंड्रियम से एंथ्रीडियम बना, और एंथ्रीडियम से एंथ्रोजोइड बने, फिर इनका फ्यूजन यानी सिनगैमी हुई, जाइगोट बना, फिर मियोसिस हुई, जूमियोस्पोर्स बने, एंड जर्मिनेशन होके वापिस से यहाँ पे क्या बन गया, नेनेंड्रस टाइप का यहाँ पे oogonum का फिलामेंट बन गया। अगर हम सेकंड बात करें इडियो एंड्रोस्पोरस फिलामेंट की, ठीक है, इंडियो एंड्रोस्पोरस फिलामेंट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम वही स्टेजेस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फीमेल से क्या बनेगा, oogonum बना, एग बना, एंड अगर हम मेल की बात करें, एंड्रोस्पोरिंजियम बना, एंड्रोस्पोर बना, इसकी जर्मिनेशन हुई, नेनेंड्रियम बना, एंथ्रीडियम बना, एंथ्रोजोइड बना, एंड इनकी फ्यूजन होके सिनगैमी हुई, सिनगैमी होने के बाद जाइगोट बना, फिर मियोसिस हुई। इस मियोसिस के अंदर अब क्या हो सकता है, ये या तो जूमियोस्पोर्स बना ले, जूमियोस्पोर की जर्मिनेशन के बाद भी यहाँ पे
दोनों की जर्मिनेशन के बाद यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ पे बन जाएंगे नेनेंड्रस टाइप के इंडियो एंड्रस फिलामेंट। ठीक है, इंडियो एंड्रस फिलामेंट यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। तो ये होता है नेनेंड्रस टाइप की स्पीसीज के अंदर। तो हमने यहाँ पे मैक्रेंडस एंड नेनेंड्रस दोनों टाइप की स्पीसीज डिस्कस कर ली है। तो उडोगोनियम जो है यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा उडोगोनियम की ये डायग्रामेटिक स्पीसीज यहाँ पे है गाइनो एंड्रोस एंड नेनेंड्रस स्पीसीज की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें लाइफ साइकिल की। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है उगोनियम था, इससे ये वेसिकल बना और ये इसके अंदर एंड्रोस्पोर है। एंड्रोस्पोर निकल गया, एंड्रोस्पोर निकलने के बाद ये जो है यहाँ पे आया, फ्यूज किया, नेनेंड्रियम बना, फिर ये एंथ्रीडियम बना, एंथ्रीडियम से एंथ्रोजोइड्स बने और ये कहाँ गए, फिर ये गए ऊस्फियर इन्होंने बना लिया, यानी कि फीमेल उगोनियम के पास गए फ्यूजन होने के बाद। इसके बाद इनके बाहर वॉल बन गई, वॉल फटने के बाद यहाँ पे जूस्पोर्स बन गए, जूस्पोर फ्री हो गए, फ्री होने के बाद ये कुछ टाइम तक तैरेंगे, फिर एक सबट्रैक्टम ढूंढेंगे, सबट्रैक्टम ढूंढने के बाद उससे चिपक जाएंगे और फिर ये क्या करेंगे, ये एक नए टाइप का फिलामेंट फॉर्म करते हैं। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा जो ये उडोगोनियम है, इसके अंदर कुछ स्पेशल या फिर विशिष्ट लक्षण होते हैं। जैसे कि एक तो इनके अंदर कैप सेल्स की, फिलामेंट के अंदर कैप कोशाएं यानी कि कैप सेल्स की पाई जाती है। सेकंड, इसके अंदर दो टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एक नेनेंड्रस होती है, एक मैक्रेंडस टाइप की होती है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी स्पेशल फीचर्स होते हैं उडोगोनियम के। तो यहाँ तक हमने उडोगोनियम के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एल्गी कारा के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।